Hello friends. So today we are going to discuss basically the periodic trends in chemical property. बराबर. तो ध्यान से सुनिए, अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हमने खत्म किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बराबर है. तो अगर आपने आगे के लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो मेक श्योर कि पहले आप वो चीज देख लीजिए. इस लेक्चर के अंदर मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो इस चैप्टर का एंड है जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई थियरी नहीं है. बराबर है. तो मेक श्योर कि आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठिए और जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो आप साथ में समझते जाइए, क्योंकि इसमें से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है बड़ा बन के नहीं आने वाला है कि भाई आप वेरिएशन ग्रुप में ये आप एक्सप्लेन कर दीजिए. बराबर. इसके अंदर से छोटे मोटे वीएसक्यू आ सकते हैं या तो वहां पर एमसीक्यू आ सकते हैं. फिर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है. बराबर है, क्योंकि चैप्टर में दिया हुआ है बेटा. तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट. अब तक हमने पीरियोडिसिटी देखा. पीरियोडिसिटी का मतलब क्या था? रिपीटिशन आफ्टर अ सेवरल स्पेसिफिक इंटरवल. बराबर. अब हम लोग देखेंगे कि वैलेंस में उसका क्या इंपॉर्टेंस है. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पीरियोडिसिटी की जो हम लोग बात कर रहे हैं वैलेंस या तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर. बराबर. इस चैप्टर के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं. बराबर है. जैसे कि डायगोनल रिलेशनशिप आ जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आता है, एक टॉपिक है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ये चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में काफी हेल्प करने वाला है. तो वी विल स्टडी दिस इन लेटर यूनिट्स, यानी कि बाद के यूनिट्स में हम लोग पढ़ेंगे. बराबर. चलो, तो याद रखिए कि वो टॉपिक जो है अपनी नोटबुक में कहीं पर लिख लीजिए. इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. बराबर है. ये सारी चीजें हैं जो आपको वहां पर हेल्प करेगी जहां पर जब आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ेंगे. बराबर है. तो अब हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा? वैलेंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एंड कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अगर आपको किसी भी चीज का वैलेंस या तो वैलेंसी के बारे में पढ़ना है तो आपको उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पता होनी चाहिए. और अगर आपको स्पेसिफिक प्रिसाइसली पढ़ना है तो आउटर मोस्ट शेल जो है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अगर आपको पता हो तो आप जो बैलेंस है, बराबर, या तो बैलेंस ही है, उसके बारे में आप प्रॉपर आइडिया गेन कर सकते हो. तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन के बारे में यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं. क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये सब जानते हैं. बराबर है. यहाँ से ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है. ध्यान से देखना मेरा. केमिकल बॉन्डिंग का बेस है ये. बराबर. तो ध्यान से आपको पढ़ना है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost shell of atom is called valence electron and the number of these electron determines the valence or the valency of atom. ये जो नंबर है पर्टिकुलर outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, जो होते हैं प्रेजेंट, वो जनरली क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं वैलेंस को, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं वैलेंसी ऑफ एटम को. It is because of this reason that outermost shell is also called valence shell of the atom and the orbital present in that it is called valence shell orbital. या तो हम लोग कहते हैं outermost orbital. बराबर है. तो ये है. अब अगर यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ग्रुप नंबर, जो यहाँ पर मैं ग्रुप नंबर लिखने जा रहा हूँ, और आप देखिए कि आगे जो है वो किस तरह से हम लोग देखेंगे. यहाँ पर ग्रुप नंबर आएंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस. ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैलेंस. बराबर. वैलेंस. चलो, ग्रुप नंबर 1, 2, पी ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में पहले डिस्कस करूंगा. ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. चलो, हो गया. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 1 में कितने होते हैं सबको मालूम है बेटा. तो यहाँ पर 1 होगा, ग्रुप नंबर 2 में 2 होगा. बराबर है. 13 में क्या होता है? तो आप देखेंगे 13 की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है बेटा? अगर आप बोरॉन देखेंगे तो बोरॉन 5, 1s2, 2s2, 2p1.
यानी कि 2s/2p1 के हिसाब से आप लोग लिखेंगे 3 बराबर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस में कितने हैं, 3 हैं बराबर 2s/2p1। इसी तरह से यहाँ पर होंगे 4, यहाँ पर 5। अगर नहीं पता चले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिंपली ग्रुप नंबर -10 कर लो, ये ट्रिक है बराबर। यहाँ पर आप 6 ले लोगे, यहाँ पर आप 7 ले लोगे, यहाँ पर 8 ले लोगे बराबर। NH2NP6 यानी कि 8 बराबर। इसके हिसाब से अगर इसके बैलेंस निकालना चाहते हो तो ये तो उसकी बैलेंस तो क्या होगी, जैसे ग्रुप नंबर 1 है तो मान लो कि सोडियम ले लिया मैंने, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं। तो बहुत सीधी सी बात है कि इसकी बैलेंस आपको 1 ही मिल रही तो 1 ही लिखोगे बराबर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 बैलेंस बराबर, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 क्योंकि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट में तो वही रहता है बराबर। फिर ये भी वही आएगा, 3 का 3 और 4 का 4, एल्यूमिनियम +3 है या तो सिलिकॉन +4 है बराबर। यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 भी आ सकता है, 8 - 5 तो 3 भी आ सकता है। यानी 15 से 18 तक आपको क्या करना है, ये तो लिखना ही है ये नंबर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और क्या करना है 8 माइनस दिस नंबर, तो दैट इज 3 and 5 लिखो या 5 and 3 लिखो, बात वही है बराबर। यहाँ पर 2 and 6 लिख सकते हो, यहाँ पर 1 and 7, यहाँ पर 0 and 8। तो ये एक सिंपल सा आइडिया है जो हाँ हम लोगों को मालूम होता है वैसे, लेकिन फिर भी डिस्कस करना तो बनता है क्योंकि टेक्स्ट बुक में है। In contrast, transition and inner transition element exhibit variable valence due to involvement of not only valence electron but d and f electron as well। देखो ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन यानी डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहते हैं, यानी वैलेंस भी वेरिएशन वाली ही होगी। तो वो जैसे जैसे आप पढ़ोगे पता चलेगा। ये है स्पेसिफिक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में, यानी ये जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज टोटली फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बराबर। तो ये चीजें आपकी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये चीज सबसे पहली बात है कि भाई बैलेंस जो होता है वो किस तरह से काम करेगा। वेरिएशन एलोंग अ पीरियड बराबर। अगर आप टाइटल डालोगे नेक्स्ट तो क्या लिखेंगे, वेरिएशन एलोंग अ पीरियड। आप खुद ही सोचो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहता है कि नहीं बढ़ता रहता है। सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 इंक्रीज हो रहा है भाई। लेफ्ट राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बट द वैलेंस ऑफ द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पहले इंक्रीज हो गए। लेकिन अगर आप सिर्फ बैलेंस की बात करो तो देखो 1 to 4 बराबर है। फिर क्या हो रहा है, फिर 3 to 1 0 यानी डिक्रीज भी हो रहा है बराबर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग बात हो जाएगी। और यहाँ पर वैलेंस जो है वो क्या होगा बेटा, पहले 1 to 4 जाएगा और फिर 4 से लेकर वापस 0 तक जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ऑब्वियस है कि वो इंक्रीज होंगे, बट द वैलेंस ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन इट विल बी डिक्रीज टू 0 बराबर है। पीरियोडिक ट्रेंड इन वैलेंस ऑफ द, अब जो तुम्हारे फॉर्मूला जो डिजाइन होते हैं, कोई भी कंपाउंड के जो फॉर्मूला डिजाइन होते हैं बेटा वो इसी तरह से होते हैं। अगर यहाँ पर एक छोटा सा पूरा टेबल तो नहीं, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले ले कि भाई किस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया हुआ है बराबर है वो किस तरह से फॉलो होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है ग्रुप और पीरियड। चलो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रुप यहाँ पर, और ये पीरियड वाला जो चीज है वो यहाँ पर रखेंगे बराबर। ग्रुप नंबर जो है वहां पर 1 अभी जैसे लिखा था वैसे ही करेंगे। तो भाई 1 है, 2 है बराबर। 1 2 रिप्रेजेंटेटिव के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17 और 18। इस तरह से आप लिख लेंगे कि भाई ये ग्रुप नंबर्स है बराबर। ग्रुप नंबर के बाद अगर आप लोग पीरियड्स के बारे में लिखो तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पीरियड्स के बारे में 2 3 4 and 5 यहाँ तक अगर आप देखेंगे बेटा तो यहाँ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स बराबर है। फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड, चलो तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूंगा तो दैट इज फॉर्मूला ऑफ
हाइड्राइड्स। तो देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। इसमें सेकंड जो है हमारा सेकंड पीरियड, मतलब सेकंड पीरियड जो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, लिथियम। तो लिथियम जनरली क्या होता है, लिथियम +1, और हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1 होता है। कीप इन योर माइंड, इट इज इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स में आएगा कि भाई हाइड्रोजन वैसे जनरली +1 होता है, लेकिन जब मेटलिक हाइड्राइड होता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 लेते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड में यहाँ पर क्या आएगा, LiH, लिथियम हाइड्राइड। फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड में लिख रहा हूँ लिथियम हाइड्राइड। लिथियम के नीचे सोडियम हाइड्राइड, लीना ने की रब से फरियाद। तो ये बहुत ही इजी है, 1:1 क्यों जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और सामने हाइड्रोजन जो है वो भी उसका क्या कर रहा है कि H- के साथ कंबाइन हो रहा है। +1 -1 जब बनता है फॉर्मूला, तो +1 -1 यानी 1:1 स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से बनेगा। देखो ये तो सब आपको मालूम ही होगा कि भाई Fe का +3 हो, Cl का -1 और क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बनेगा, FeCl3। इस तरह के फॉर्मूला आपको कुछ डिजाइन करने होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ये रहता है। अगर सेकंड ग्रुप की भी अगर हम लोग बात कर ले जनरली, तो कैसे लिखें, सोडियम, तो मैग्नीशियम अगर हाइड्राइड लिखना है तो MgH2 लिख सकते हो, फिर बेरियम हाइड्राइड भी लिख सकते हैं। तो ये 1:2 है क्योंकि ये सेकंड ग्रुप है। इस तरह से अगर आप लोग आगे देखेंगे, जनरली जो वेल नोन है वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। 14 ग्रुप की बात करेंगे बेटा। 14 ग्रुप में कौन कौन से आ जाएंगे, देखो 14 ग्रुप में जनरली 14 ग्रुप यानी क्या, उसका बैलेंस 4 है। तो सबसे पहला मेंबर जो इसके हिसाब से क्या बनाता है, कार्बन, तो मीथेन बनाता है। काशी गए सब पंजाबी, SiH4, काशी गए सब पंजाबी, बराबर है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन आएगा बेटा, टीन, काशी गए सब पंजाबी। तो इस तरह से ये इसके हाइड्रेट्स बना सकते हो आप। कार्बन, मीथेन, CH4 आ जाएगा, बराबर है। उसके बाद वहां पर Si सिलिकॉन हाइड्रेट आएगा, जर्मेनियम, टीन। लीड का हाइड्रेट इतना बैकग्राउंड है नहीं तो मैंने नहीं लिखा हुआ है। 15 ग्रुप के अंदर हाइड्रेट जो है बेटा, तो आपको कार्बन, नाइट्रोजन क्या बनाते हैं, Na3, फिर आएगा फॉस्फाइन, एमोनिया, फॉस्फाइन, आर्सिन कहते हैं, सभी SbH3 भी रहता है, बराबर। ये चीज है, इसके बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला है जो आप इजीली लर्न भी कर सकते हो। फिर अगर आप इसके हाइड्रेट्स की अगर बात करो 16 में, तो ऑक्सीजन यानी कि H2O, ये मैं मिटा देता हूँ अभी, H2O, फिर आएगा H2S, ऑक्सीजन, उसी से टीपो। तो यहाँ तक आप जाएंगे। 17 की अगर आप बात कर लो तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना होता है, इसके फॉर्मूला जो है थोड़े से आपको जनरल आइडिया तो होना चाहिए ना, कहीं पर एमसीक्यू में अगर पूछ लिया तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट। नाउ वी आर डिस्कसिंग द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। चलो, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड के अंदर अगर हम लोग इसी तरह से अगर आगे बढ़े तो जनरली हमें मालूम होना चाहिए कि लिथियम जो होता है वो +1 रहता है, ऑक्सीजन -2 रहता है। तो क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड, Li2O, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पे आएगा। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, बराबर, K2O, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम, Rb जो है रुबिडियम ऑक्साइड, और सीजियम ऑक्साइड। इस तरह से ऑक्साइड ये बना लेगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर क्या आएगा, लिथियम, बेरियम ऑक्साइड, तो बेरियम का वैलेंस +2, इसका -2, तो ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, बेटा मांगे कार स्कूटर, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। इस तरह से रहता है, तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, तो बेरियम ऑक्साइड, बराबर। इस तरह से यहाँ पर आपको समझना चाहिए, बराबर। इसी तरह से अगर 13 ग्रुप का आप देखो बेटा, 13 ग्रुप के अंदर अगर ऑक्साइड ले लोगे तो क्या क्या आ सकता है, बोरॉन से स्टार्ट करेंगे तो दैट इज B2O3, Al2O3, बराबर। बोरॉन, बाल गंगाधर तिलक क्या था, गैलियम, फिर इंडियम, बराबर है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, यहाँ तक आपको दिखता है कि नहीं, चेक कर लूं मैं, हाँ दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो है जनरली M2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। आपको इतना याद रखना है कि पहला जो है वो M2O, फिर ये MO, फिर ये M2O3,
तो इस तरह से आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। चलो उसके बाद जो है बेटा क्या क्या आएगा, MO2 टाइप। जनरली इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बराबर, फिर आएगा SiO2, GeO2, SnO2 बराबर, इस टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे। अगर आप इसकी बात करो नाइट्रोजन में तो बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन फिर भी मैं NO2 लिखता हूँ, N2O3 N2O5 कुछ भी बना सकता है। फिर यहाँ फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन मोनोमर टाइप के ऑक्साइड बनाता है। फॉस्फोरस जो है बेसिकली बनाएगा आपका P4O6, आर्सेनिक भी AS4O6, ये डायमर है सबके सब, Sp4O6 ये डायमर बनाता है बेटा बराबर। मान लो कि NO2 है बराबर है, ये P2O5 से डबल बराबर, ये मोनोमर, नीचे के सारे डायमर। इस तरह से आपको याद करना है फॉस्फोरस और सब के सब बराबर है। फिर अगर आप देख लो आगे के ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो जनरली सल्फर जो भी है, सल्फर वाला ग्रुप जो है ये वाला, तो वो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन का तो ऑक्साइड थोड़ी बनाएगा, वो तो ओजोन ही हो जाएगा। सल्फर में आप देख सकते हो SO2 या तो SO3, फिर सेलेनियम SeO3 ऐसा लिख सकते हो, फिर यहाँ पर TeO3, तो इस टाइप के ऑक्साइड्स ये बना देता है बराबर। 17 में अगर आप देखो तो इसमें भी वेरिएशन है, Cl2O7 ऐसा भी बनाता है, क्लोरीन Cl2O7 बराबर, ये सारे टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। सो दीस आर द सम जनरल आइडिया अबाउट द हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप एंड पीरियड एज वेल, जो हमने यहाँ पर सीखा। चलो ये सारी चीजें आपकी खत्म होने के बाद एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई मान लो कि भाई दिस इज द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर। अभी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो टर्म है फ्रीक्वेंटली यूज होने लगी है वैलेंसी की जगह पर, या तो बैलेंस बोल लो बराबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म विल बी नाउअडेज इन ट्रेंडिंग बराबर है। तो ये चीजें जो है तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर हम लोग इलस्ट्रेट करने के लिए ऑक्सीजन स्टेट का कंसेप्ट दो ऑक्सीजन कंपाउंड्स ले लें बराबर, दो ऑक्सीजन कंपाउंड्स ले लें जैसे कि OF2 और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ Na2O, तो ये जो है इसमें ऑक्सीजन स्टेट आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो बराबर। तो दो मेथड है, दोनों में से जो भी आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में अगर आप देखो तो सोडियम, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा क्लोरीन, सॉरी यानी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर सोडियम। सो दैट इज अ ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज अ ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे बेटा, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे बना होगा आप खुद सोचो कि फ्लोरीन और जो है इसमें क्या है, तो 1s2 2s2 2p5, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन में क्या होगा 1s2 2s2 2p4, तो ऑक्सीजन जो है क्लोरीन यहाँ पर ऐसे सेट कर दो, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पर ऑक्सीजन के ये 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आपका ये जो बॉन्ड बन रहा है ऐसे बनता है OH2 के अंदर बराबर। तो इससे हमें पता चलना चाहिए कि दो फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -1, ये -1, तो ये हो जाएगा +2, तभी तो बैलेंस हो पा रहा है बराबर है। ये -1 क्यों, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देता है, वो या तो एनाइन बना देगा और शेयरिंग भी करेगा। तो देखो यहाँ पर फ्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है, इस तरह से देखोगे तो ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है, ऐसे देखोगे तो ये वाला क्लोरीन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। इस टाइप के स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा। In the formation of OF2 molecule, each of the two fluorine atoms share one electron with oxygen, and तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन अपने वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन अपने वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर शेयर कर रहा है। तो उसी की बेसिस पे फ्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट वो दिया -1, while oxygen being less electronegative than fluorine given जो है स्टेट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +2। इन द फॉर्मेशन ऑफ Na2O, फॉर्मेशन ऑफ Na2O में भी ऐसा ही है। अगर आप Na2O की बात करोगे तो इसमें भी सोडियम का क्या है बेटा, तो ये है नियॉन 3s1, यानी ये एक ही शेयर कर पाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो है 1s2 2s2 2p4, तो ऑक्सीजन में क्या है
ये 2p4 है, तो इसको हमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से करवाना है, और सोडियम में 1। तो मान लो कि Na2 है, यानी सोडियम 2 है, तो Na का जो है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ये वाला। ऑक्सीजन में ये 4 और 2 6, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ऑक्सीजन के क्रॉस मार दिए, Na का ये एक डॉट। तो इस तरह से होगी शेयरिंग। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसका तो आपका -2 होगा, ये +1 ये +1। तो ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विच एक्वायर्स -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सोडियम जो है उसको आपको +1 देना है। इस तरह से कोई भी कंपाउंड ले लोगे तो आपको क्लियर आइडिया आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट आप लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन आप लिखिए बेटा, डेफिनेशन लिखेंगे। चलो कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो? अभी जो हमने पढ़ा, इन अ गिवन कंपाउंड, इन अ गिवन कंपाउंड, इन अ गिवन कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट अभी हमने देखा Na2O और OF2, तो कैसे डिफाइन हो सकती है? चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम एज द चार्ज एक्वायर्ड बाय एटम, या तो दिस एटम यानी कौन सा, जिसके बारे में आप पता कर सकते हो, चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ, बाय इट्स एटम लिख लो, बाय इट्स एटम on the basis of electronegativity, on the basis of electronegativity। तो electronegativity का आप डिफरेंस ले लो of the other atoms in the molecule, electronegativity of other atoms in a molecule। बराबर, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल तो बता दिया, फिर भी बता देता हूँ। देखो आपने क्या लिखा कि ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, यहाँ पर इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। यहाँ पर इसके 7। तो आप देखो कि ऑक्सीजन जो है, क्या लिखा? ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीजन स्टेट आपको आइडेंटिफाई करनी है तो कैसे कर सकते हो? चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम, ये चार्ज कितना एक्वायर करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एटम। मान लो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, तो इसका आप -1 चार्ज दे दो, इसका आप -1 दे दो, बराबर है। तो -1 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर +2 चाहिए, तो ही OF2 ओवरऑल चार्ज में 0 रहेगा। इस तरह से बोल रहे हैं। सो चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एटम इन अ मॉलिक्यूल। सो दैट्स हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी डिफाइंड। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। नाउ वेरिएशन विद इन अ ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप देखोगे कि भाई ग्रुप में तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप ग्रुप में ये चीज डिस्कस करोगे बेटा, तो आप क्या लिखोगे? सपोज ग्रुप नंबर 1, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। लिथियम में क्या लिखेंगे? जनरली हीलियम 1s2 2s1, नियॉन 3s1, फिर क्या आएगा? आर्गन 4s1, फिर क्या है? हाइड्रोजन अगरकर 0 रन 5s1। तो अगर यहाँ तक भी देख लो तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? ns1 है। तो अगर ग्रुप में तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है वहां पर? वो तो इलेक्ट्रो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। अल्कली मेटल का जो मैंने लिखा है वैलेंस 1 वैलेंस बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, वो वैलेंस 2 है। नोबल गैस के अंदर 0 वैलेंस है। तो उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप या टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम, मतलब उसमें कोई चेंज वहां पर आता नहीं है। ग्रुप नंबर 1 कोई भी ग्रुप हो, वहां पर आपको क्या देखना है? सिर्फ वैलेंस देखना है। नाउ वी आर डिस्कसिंग एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ, चलो अब मैं और एक चीज बताता हूं। ओके
एनोमैलस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप। चलो, अब एनोमैलस प्रॉपर्टी का मतलब क्या? मान लो कि एक फैमिली है, फैमिली में आइडियली देखा जाए तो एक बंदा तो ऐसा होता ही है, अपने कजिन्स में देख लो, अपने भाई बहन में देख लो, तो सारे के सारे आइडियल या तो शांत नहीं होते कि पढ़ने के टाइम पे पढ़ लेंगे, बराबर है। पबजी तो गया, अभी तो फौजी भी खेल सकते हैं, बराबर। तो कभी ऐसा होता है कि मूड बनता है तो वीडियो देख भी लेते हैं, कभी नहीं बनता है तो स्किप भी हो जाता है। लेकिन ये आपका कैरियर है, बराबर, हम तो मेहनत कर रहे हैं, सामने आपको भी मेहनत करनी चाहिए, बराबर। पबजी और ये सारी चीजें 2 साल के बाद भी रहने वाली है, नई गेम्स भी आ जाएगी, लेकिन कैरियर दोबारा नहीं आएगा, बराबर। एक आपको फैक्ट बता दूं कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जो है ना, वो इतने मिलते हैं ना मार्केट में, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर साल काफी सीट्स खाली भी रहती है और काफी सारे लोग इंजीनियर्स बन भी जाते हैं, लेकिन अच्छे इंजीनियर की आज भी जरूरत है, बराबर। अगर आप देखो कि बॉम्बे है या तो रिफाइंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर या तो ओएनजीसी के अंदर, जहां पर रिक्रूटमेंट जब निकलती है, कंपनी अपने प्लेसमेंट के लिए, कैंपस इंटरव्यू के लिए जब आती है, तो उसको जिस टाइप के इंजीनियर चाहिए वहां पर वो मिलते नहीं है। तो मेक श्योर कि अभी आप ये जो है ना, वो तो कोर केमिस्ट्री पढ़ते हो, इसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, ये सारी जो है साइंस की ब्रांच है, बराबर, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, बराबर। आप ऐसा मत समझो कि आपने इंजीनियरिंग कर ली तो ही अच्छा चांस है, आप बीएससी एमएससी करके भी बहुत बढ़िया सी जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि जॉब के तो सपने छोड़ दो, बराबर है। क्यों छोड़ दो आप समझो, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि भाई जॉब सीकर मत बनो, जॉब क्रिएटर्स बनो, बराबर है। ऐसी बातें सोचो कि जो लोग सोच नहीं सकते हैं, आप नहीं सोचोगे। मैं अभी जस्ट एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आपने वाइट जूनियर का नाम सुना होगा, बराबर है। वाइट जूनियर एक ऐसी कंपनी है जहां पर कोडिंग सिखाई जाती है। मान लो कि 3rd में बच्चा है, 4th में है, 5th 6th, तो सबको कोडिंग सिखाई जाती है। तो आने वाला टाइम जो है बेटा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है, ना कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया तो ये इंजीनियरिंग कर लिया तो डॉक्टर बन गए। तो डॉक्टर में भी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है। मान लो कि भी कोरोना ही हो गया, बराबर है, तो उसके अंदर भी वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया जुटी हुई है। जिसने पहले बना ली वो नोट छापेगा कि नहीं? तो फ्यूचर के अंदर बायो वेपन्स के थ्रू भी कहीं पर भी कुछ भी अटैक हो सकता है, बराबर है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो इसके अंदर हमें क्या अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना होता है कि भाई आफ्टर 5 years व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। आज की डेट में आप देखोगे कि हर एक जगह पर कंप्यूटर पहुंच गया है, मोबाइल पहुंच गया है, बराबर है, कि फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि आपकी सारी जो लाइफ साइकिल है, आपके गैजेट्स जितने भी है, बराबर है, मान लो कि टीवी है या तो लाइट है या तो कुछ भी है, सब कुछ मोबाइल से ही हैंडल होगा, बराबर। इवन लॉक भी मोबाइल से हैंडल होते ही है। तो इस तरह से इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आप कितने बजे उठते हो, आप क्या मोबाइल पे कितना स्क्रीन शेयर करते हो, या तो कितने टाइम कौन सी एप्लीकेशन रन करते हो, ये सब कुछ मोबाइल अपने आप ही डेटा रखता है, बराबर। तो ऐसी कुछ बातें सीखिए जिसमें फ्यूचर में कुछ मिले, बराबर। एनिमेशन है, एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री नहीं है वो, बराबर। तो बायोलॉजी के अंदर अगर आप देखोगे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, बराबर है, तो वो भी आने वाला टाइम ऐसा ही, साइंटिस्ट इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं कि स्टेम सेल प्रोड्यूस जहां से प्रोड्यूस होते हैं उसको अगर लंबे टाइम के लिए रखा जाए और उसको वापस यूज किया जाए तो पूरा, अगर किसी का हाथ भी कट गया हो ना तो वो पूरा नया ग्रो हो सकता है। यस, बराबर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बेटा, तो मेहनत करिए, बराबर, रात दिन एक कर दीजिए, तब जाके ये सब होता है, सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता है। एनोमैलस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली सेकंड पीरियड की अगर हम बात करें, एनोमैलस प्रॉपर्टी ऑफ, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि भाई सेकंड पीरियड एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्ली, पहले ग्रुप भी बताऊंगा आपको, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। चलो ठीक है, सेकंड पीरियड वाले कौन कौन से एलिमेंट्स है आपको पता होना चाहिए। तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप, बराबर है, वो कैसा होता है, डिफर्स इन मैनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप, बराबर। तो जैसे कि
मैंने आपको पहले ही बताया, मैं ये बताना चाहता था कि एक ना एक तो कजिन्स में भी जितने भी फ्रेंड्स होते हैं या तो जितने भी आपके भाई बहन हैं, एक ऐसा होता है जिनकी प्रॉपर्टी सबसे अलग होती है। पूरी दुनिया सीधी चलती है, एक बंदा बिल्कुल उल्टा चलता रहता है, बराबर। हमें लगता है ये क्या करेगा, वही सब कुछ करता है, बराबर, फ्यूचर में। तो आप देखेंगे कि पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो लिथियम है, फिर बेरिलियम है, सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। नियॉन वाले को अभी छोड़ देते हैं, ये 5 है, ये 6, 7, 8 और 9। ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने ग्रुप में सबसे यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मान लो एक प्रॉपर्टी बताऊं कि लिथियम जो है, बराबर है, लिथियम है, नाइट्राइड बना लेता है, सोडियम नाइट्राइड नहीं बनाता है, नाइट्राइड, यानी कि लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देकर लिथियम नाइट्राइड बना लेगा। ये इसकी एनोमलस प्रॉपर्टी है, बैलेंसिंग नहीं की है, बाद में करेंगे, वो एस ब्लॉक में आएगा, बराबर है। और कर भी दे तो क्या गया, 3 2 से, और ये 2 हो गया ना, ये 6L है, खत्म, तो हो गई बैलेंसिंग। चलो, तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, उसके ग्रुप का कोई भी मेंबर नहीं कर सकता है, ना सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसा, क्योंकि लिथियम जो है, ये सारे के सारे जो पहले मेंबर्स होते हैं ना बेटा, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो इसकी एनोमलस प्रॉपर्टी यानी कि बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करती है। जैसे सबसे पहली बात आती है इसकी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब क्या, ये अपने ग्रुप में, आप देखोगे ग्रुप वाइज भी देखोगे तो ये अपने ग्रुप में सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज तो लिखा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्मॉल, लेकिन स्मॉलेस्ट ही होती है ना, सीधी सी बात है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। फिर दूसरा जो आता है बेटा कि भाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा एक प्रॉपर्टी है कि हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। चौथी प्रॉपर्टी है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये 4-5 प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसकी यूनिकनेस को बरकरार रखती है, बराबर है। तो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये एनोमलस प्रॉपर्टी की एक खासियत है कि ये एनोमलस प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, जब जब आएगा यही 4 पॉइंट आएंगे। आज की डेट में मेरे पी ब्लॉक जो है 12th के लेक्चर्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये टॉपिक आपको अलग से मिलेंगे, बराबर है, और वहां पर वही रीजन होंगे। तो ये 12th का बेस है, इसको अच्छे से याद करना चाहिए कि भाई एटॉमिक साइज तो स्मॉलेस्ट है, हाई। इस ग्रुप में अगर पहला ग्रुप देखो तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, नीचे सीजियम की 0.7 है, क्लोरीन की 4.0 है, तो उसके नीचे जाते जाते डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सीधी सी बात है कि सेकंड पीरियड है तो आप इसकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो नहीं करोगे। तो ये चीजें होती है जिसको हम लोग कहते हैं एनोमलस प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई सम एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड शो द सिमिलरिटीज विद द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड प्लेस्ड डायगोनली टू ईच अदर दो बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, बराबर। ये खुद में तो अलग है, ये खुद में कैसे बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एलिमेंट, बराबर, ये एलिमेंट जैसे कि लिथियम लिखा, लिथियम है, यहाँ पर बेरिलियम, लिथियम के नीचे सोडियम, यहाँ पर मैग्नीशियम, बराबर। तो लिथियम भले अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा हो, लेकिन लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ मैच हो रही है, और ये रिलेशनशिप जो है उसको कहते हैं डायगोनल या तो डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि डायगोनली मैग्नीशियम के साथ वो मैच हो रहा है। इसी तरह से आप मुझे बताएंगे कि बेरिलियम जो है किसके साथ मैच करेगा। बेरिलियम जो है बोरॉन के नीचे जो आने वाला एलिमेंट है एल्यूमिनियम के साथ मैच करेगा, सो दैट इज आल्सो डायगोनल रिलेशनशिप। ये भी आपकी एक कहानी है। बोरॉन जो है वो भी आगे है, जनरली कार्बन के नीचे जो सिलिकॉन होता है उसके साथ डायगोनली होता है। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी मैच होती है उसके ग्रुप के मेंबर्स के साथ नहीं, डायगोनली जो मेंबर्स होते हैं लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन, सिलिकॉन, इसको क्या कहा जाएगा बेटा, इट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। चलो, तो ये चीजें जो है वहां पर आपको बहुत ही सपोर्ट करेगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, जैसे कि हम लोग
ने 4 पॉइंट लिखे, स्मॉल साइज बराबर है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप हैज ओनली 4 बैलेंस ऑर्बिटल। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी, 2s और 2p, गिन लो आप, बराबर है। और इन कॉन्ट्रास्ट सेकंड मेंबर जो होता है उसके अंदर एकोमोडेट करने के लिए बराबर है 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। एज अ रिजल्ट मैक्सिमम कोवैलेंसी पहले मेंबर की 4 होगी और बाकी की 6 होगी। अगर मैं आपको सिंपल सा एक आइडिया दूं, जैसे कि बोरॉन वाला ही उठा लोगे, बोरॉन है, बोरॉन नंबर 5 है, तो ये है 1s2 2s2 एंड 2p1। 2s कितनी ऑर्बिटल, s एक ही होती है ना, p में px py pz, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितनी हुई, ऑर्बिटल्स कितनी हुई 4, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 बराबर है। तो इसकी कोवैलेंसी कहां तक जा सकती है, 4 तक की जा सकती है ना, क्योंकि इसमें तो 3d है भी नहीं। अगर नीचे देखो एल्यूमिनियम का है 13, यानी कि नियॉन 3s2 3p1, लेकिन 3d में 3d ऑर्बिटल तो है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो s की 1 ऑर्बिटल, p की 3 ऑर्बिटल और d की टोटल 5 ऑर्बिटल, बराबर। इसमें से यूटिलाइज 6 ही होगी, तो इसमें जनरली ऑर्बिटल्स 4 है, तो कोवैलेंसी आपको कितनी मिलेगी, कोवैलेंसी 4 ही मिलेगी। तो बोरॉन जो है वो Bf4 माइनस बना सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इसके अंदर एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, तो इट फॉर्म्स बोरॉन फॉर्म्स Bf4 माइनस बराबर है। और बाकी जो है नीचे अगर आप देखोगे तो वो एकोमोडेट कर सकता है 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। मैं बात कर रहा हूँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो है बेटा वो बना सकता है AlF6 3 माइनस। तो एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन के साथ किस तरह से आया, क्योंकि यहाँ पर Sp और Db प्रेजेंट थे। हालांकि ये डिटेल में बाद में आएगा, लेकिन एक जनरल आइडिया है कि पहले एलिमेंट जिसमें 4 ही ऑर्बिटल होती तो कोवैलेंसी 4 ही हो सकती है, नीचे वाले एलिमेंट की कोवैलेंसी मोर देन 4 होती है। सो दैट इज द पॉइंट which I want to discuss। मतलब स्मॉलर साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पहला मेंबर जो है ना बेटा, स्मॉलर साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पहला मेंबर जो है वो क्या कर सकता है, p बॉन्डिंग बना सकता है। ये दोनों प्रॉपर्टी की वजह से, मान लो कि कार्बन है, कार्बन आल्केन में क्या बनाता है, C सिंगल बॉन्ड C, आल्कीन में C डबल बॉन्ड C, आल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, इतना तो पता है सबको, बराबर है। अब ये जो होता है केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में आएगा, इसको कहते हैं कि दे आर कैपेबल टू फॉर्म p बॉन्डिंग, यानी कि एक कार्बन की p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन की p ऑर्बिटल के साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्डिंग बनाती है। तो ये पॉइंट अभी अगर आपको पूरा समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, वो सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में आने वाली है। तो ये लास्ट में जो टॉपिक है वो पूरे नए चैप्टर में एक्सप्लोर करके आने वाला है। इसमें क्या है कि सिर्फ ट्रेलर दिखाया हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये पॉइंट सारे के सारे जो है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में से आराम से देख सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं कि क्या क्या वहां पर आ सकता है। तो इतना आप अच्छे से पहले कर लीजिए, बराबर। फिर इसके बाद जो थोड़ा सा बाकी है डिस्कशन, एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो उसमें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।